नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी होम पे। दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि कई बार यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। पार्ट 2 यानी कि ये उस जो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन किए थे उसके आगे का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज एट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें से पहला ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र, बी है आपका राजगृह यानी कि राजगृह, फिर है आपका वैशाली यानी कि वैशाली एंड गया, लास्ट है आपका यानी कि गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2011 के क्वेश्चन पेपर में यानी कि 2011 के एग्जाम में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है आपका राजगृह, और राजगृह को ही हम अब राजगीर बोलते हैं जो कि आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी आपने कई बार पढ़ा होगा कि पाटलिपुत्र जो थी वो मगध राज की राजधानी थी, लेकिन सबसे प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी आपकी राजगृह यानी कि राजगीर। ठीक है, तो राजगृह को ही प्राचीन नाम जो था वो राजगीर था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयनी ने की थी। ठीक है, उदयन ने की थी। तो उदयन ने ही क्या किया था, लास्ट में मगध की जो राजधानी राजगृह थी उससे पाटलिपुत्र को बाद में उसने क्या किया था, स्थानांतरित कर दिया था। यानी कि मगध की राजधानी जब राजगृह थी तो उदयन ने क्या कर दिया, मगध की राजधानी को चेंज कर दिया, किससे? पाटलिपुत्र से, यानी कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो कि है द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स आर कॉल्ड, यानी कि जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं। तो जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन 1 है आपका अंगस यानी कि अंगस, परवस यानी कि परवास, फिर है आपका उपंगस यानी कि उपंगस, और लास्ट में है आपका अगम सिद्धांत यानी कि अगम सिद्धांत। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2007 के पेपर 2 में। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है आपका अगम सिद्धांत यानी कि अगमा सिद्धांत। तो अगम सिद्धांत जो है वो जैनियों की सबसे पवित्र पुस्तक कहलाती है, और क्योंकि और जैन धर्म जो है वो इस दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म में सम्मिलित है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म जो है वो जैन धर्म को हम कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव, और ऋषभ देव को ही हम सबसे पहले तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। यानी कि जैन धर्म के सबसे पहले प्रवर्तक जो थे ऋषभ देव, वही सबसे पहले तीर्थंकर भी वही थे सबसे पहले। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। Which one of the following philosophic system rejected the belief in rebirth, यानी कि रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म का सिद्धांत यानी कि पुनर्जन्म। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस दर्शन ने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन 1 है आपका चरवाका यानी कि चारवाक, दूसरा है आपका बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध, फिर है आपका जैनिज्म यानी कि जैन, और लास्ट में है आपका वेदांता यानी कि वेदांत। और ये क्वेश्चन आया है यूपीपीएससी एई 2004 के पेपर में। तो सही आंसर है आपका चारवाक। ठीक है, तो चारवाक थे, उन्होंने चारवाक दर्शन में पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कई बार कहा गया है। ठीक है, और इसको बनाने वाले जो थे वो थे चारवाक। इस दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, यानी कि जो इंसान जिंदा है उसको ही माना गया है, लेकिन मरने के बाद यानी कि पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कि जो चीजें हमें दिख रही है वही जीवित है, मरने के बाद इंसान जीवित नहीं है। चारवाक में स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म इन सब की अवधारणा को माना नहीं गया है, इन सबको सिर्फ
बातें ही बोली गई हैं कि ये सब सिर्फ जो है वो किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां बोलते हैं हम, तो वही है, ये सब हकीकत नहीं है। ओके, तो सही आंसर है आपका कौन सा? चारवाक, ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट सर्मन ऑफ गौतम बुद्धा वॉज डिलीवर्ड एट। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका सारनाथ यानी कि सारनाथ, बी लुम्बिनी यानी कि लुम्बिनी, फिर सी गया यानी कि गया, एंड डी है आपका कपिलवस्तु यानी कि कपिलवस्तु। तो सही ऑप्शन है आपका सारनाथ, क्योंकि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि उन्होंने जब सबसे पहले उपदेश दिया था उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जो सारनाथ है ये आपका सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले बुद्ध के शिक्षण की धारा बहती है, क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले यहीं पे प्रवचन दिया है, तो बुद्ध की सबसे पहले शिक्षण की जो धारा है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सारनाथ। 15th क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ह्यूमन स्टैट्यूज वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा निम्न में से किसकी हुई थी? और ऑप्शन दिया गया है आपको, ए ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा, बी बुद्धा यानी कि बुद्ध, सी शिवा यानी कि शिव, एंड डी विष्णु यानी कि विष्णु। तो सही ऑप्शन है आपका बुद्धा। सबसे पहले भारत में जितनी भी मानव मूर्तियों की पूजा हुई है उसमें सबसे पहले बुद्ध जी की पूजा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है कि हाँ, तो बुद्ध जो थे, जो बौद्ध धर्म था वो लास्ट में क्या हुआ था, हीनयान और महायान दो भागों में टूट गया था। ठीक है, और सबसे पहले चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और इस संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में यहीं पे विभाजन किया गया था, हीनयान और महायान में। जो हीनयान था वो बुद्ध के आत्मदीपो भव को अपना मूल मंत्र मानते थे, लेकिन जो महायान वाले थे वो बुद्ध को देवता मानकर पूजा किया करते थे। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देव मूर्ति की जो पूजा जो है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, और आपको काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देव मूर्ति का जो पूजा है वो सबसे पहले सैंधव सभ्यता में स्टार्ट की गई थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हो तो वहीं पे स्टार्ट की गई थी, लेकिन किसी इंसान को भगवान मानकर जो पूजा की गई थी, ठीक है, यानी कि मानव को देवता मानकर जो पूजा की गई थी वो सबसे पहले किसकी की गई थी, बुद्ध जी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जिसमें बोला गया है विच इवेंट ऑफ बुद्धा's लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हील विद डियर इन इंडिया आर्ट। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा किया हुआ है? ऑप्शन है आपका ग्रेट डिपार्चर यानी कि महाभिनिष्क्रमण, बी है आपका इनलाइटनमेंट यानी कि संबोधि, सी है आपका फर्स्ट प्रीचिंग यानी कि प्रथम उपदेश, एंड डी है आपका निर्वाणा यानी कि निर्वाण। और ये क्वेश्चन आया है आपका यूपीपीएससी एई 2004 के पेपर में। तो सही ऑप्शन होगा आपका प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में किया गया है, तो वो है आपका प्रथम उपदेश का चित्रण जो है वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है, मृग सहित चक्र में प्रथम उपदेश में मृग सहित चक्र का उल्लेख हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चाणक्यास अदर नेम वॉज, यानी कि चाणक्य का दूसरा नाम था। ऑप्शन है आपका
भट्ट स्वामी यानी कि भट्ट स्वामी, बी है आपका राजशेखरा यानी कि राजशेखर, सी है आपका विष्णुगुप्ता यानी कि विष्णुगुप्त, और डी है आपका विशाखा दत्ता यानी कि विशाखा दत्त। तो सही आंसर है आपका चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और कई बार चाणक्य को कौटिल्य या फिर द्विज सब, ठीक है, द्विजर सब भी कहा गया है, यानी कि उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कई बार कहा जाता है। और चाणक्य ने क्या किया था, अर्थशास्त्र की रचना की थी, और उनका जो अर्थशास्त्र था उसमें राजनीति, लोक प्रशासन, इन सबको इंक्लूड किया गया था। और चाणक्य को हम भारत का मैकवेले भी कहते हैं। ओके, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का मैकवेले हम किसे बोलते हैं, तो इंडिया का मैकवेले जो है वो हम चाणक्य को यानी कि कौटिल्य को कहते हैं। 18th क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। ऑप्शन है आपका यूपीपीएससी ए 2011 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है आपका पाटलिपुत्रा यानी कि पाटलिपुत्र में, बी है कन्नौज यानी कि कन्नौज में, सी है आपका श्रवण बेलगोला में, एंड डी है आपका नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो सही ऑप्शन है आपका श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और इनके मंत्री कौन थे, इनके मंत्री थे स्वयं चाणक्य। ठीक है, यानी कि विष्णुगुप्त जिसे हम बोलते हैं चाणक्य को, तो वही इनके मंत्री थे। और इनके समय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इंडिया आया हुआ था। ठीक है, और इन्होंने अपने पुत्र सिंहसेन को अपने जीवन के आखिरी दिनों में राजगद्दी सौंप दी, और खुद चंद्रगिरी पर्वत यानी कि श्रवण बेलगोला चले गए, और अपने जीवन के आखिरी दिन उन्होंने वहीं पे गुजारा था। दोस्तों 19th क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका रॉक एडिक्ट 12 शिलालेख 12, बी है रॉक एडिक्ट 10 शिलालेख 10, सी है आपका पिलर एडिक्ट 7th स्तंभालेख 7th, और डी है आपका नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आया है आपका यूपीपीएससी ए 2013 के एग्जाम में। तो सही आंसर है आपका रॉक एडिक्ट 12 यानी कि 12वें शिलालेख में हमको अशोक के धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात जो है वो की गई है। इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति व सभी के विचारों के सम्मान की बात भी कही गई है। और मौर्य राजवंश में अशोक ने कुल 33 अभिलेख जो है वो बनाए थे और इनको प्राप्त किया गया है, यानी कि अशोक के 33 अभिलेखों की प्राप्ति अभी तक की जा चुकी है। 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेमस आयुर्वेदाचार्य चरक एडोर्न द कोर्ट ऑफ। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक अलंकृत करते थे किसके दरबार को। ऑप्शन ए है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी है आपका अशोका यानी कि अशोक के, सी है आपका कनिष्का यानी कि कनिष्क के, एंड डी है आपका पुष्यमित्र शुंग यानी कि पुष्यमित्र शुंग के। और ये क्वेश्चन आया है आपका यूपीपीएससी ए 2008 के एग्जाम में। तो सही ऑप्शन होगा आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक अलंकृत करते थे कनिष्क के दरबार को। ओके, और चरक ने चरक संहिता की रचना की थी, और इनको हम भारतीय
चिकित्सा पद्धति का जनक भी कई बार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय चिकित्सा पद्धति का जनक कौन है, तो आप ऑप्शन में देखोगे चरक। ओके, तो चरक ऑप्शन जो है वही आपका सही आंसर होगा। और चरक किसके दरबारी वैद्य थे, राजवैद्य थे? तो चरक राजवैद्य थे कनिष्क की। ओके, तो ये था आपका 10 क्वेश्चन का सेट जो कि इम्पोर्टेंट था, आपको पुराने जमाने से, पूरा प्राचीन काल से निकाल के नए जमाने में ले आया है। और यहाँ पे आपने अशोक के बारे में पढ़ा और कनिष्क के बारे में पढ़ा, और आपको पता चला बहुत सारी चीजें अशोक की कितनी शिलालेख मिली। तो इन सब का जो है आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और अगले वीडियो के लिए, नेक्स्ट जो है आपके 10 क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल स्टडी होम पे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।